ओके सो वेलकम। आज हम लोग एनसीईआरटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट से। तो देखिए, जब हम लोग बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो रूरल एरियाज में रहती है, ठीक है। तो फिर दिस इज व्हाई इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट। तो जैसा कहते हैं जी, देखिए इंडिया में बहुत ज्यादा एक बड़ी पॉपुलेशन है, वो रूरल एरिया में रहती है, तो फिर इस वजह से दिस रूरल डेवलपमेंट इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। उसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दिस देयर इज अ वेरी ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन व्हिच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द प्राइमरी सेक्टर एंड मोर सो द एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब ये देखिए 50% लोग इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 50% से ज्यादा ही हैं जब हम बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्टली कौन है? डायरेक्टली वो लोग हैं जो लोग कहते हैं खुद ही किसानी करते हैं, खुद ही एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और मतलब खुद ही काम करते हैं अपना। इनडायरेक्टली वो लोग हैं कहते हैं बेसिकली इस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं पर मे बी शायद खुद किसानी नहीं करते हैं। हो सकता है कि वो प्रोड्यूस लेके प्रोसेस करते हैं, हो सकता है कि वो प्रोड्यूस लेके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, तो दे आर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व। अब इसका एक और फीचर है रूरल डेवलपमेंट का, रूरल इकोनॉमी का, ठीक है, वो रहता है हमारा लो लेवल्स ऑफ हेल्थ एंड लिटरेसी। Literacy is low because government has not been really able to penetrate into the rural areas educationally speaking, right? हमारे स्कूल्स का, वहाँ पे कॉलेजेस का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। और जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं हमें जो कहते हैं ग्रामीण इलाकों में दिखते हैं, तो वो इतने ज़्यादा इक्विप्ड नहीं है, ज़्यादा आप कह सकते हैं बड़ी एफिशिएंट नहीं, मतलब दे आर नॉट वेल इक्विप्ड टू डील विद बिगर प्रॉब्लम्स, ठीक है। मतलब हो सकता है कि शायद बेसिक कहते हैं टिटनेस का शायद इंजेक्शन लगा दें, लेकिन अगर मान लो आपका फ्रैक्चर हो गया तो फिर शायद प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इतने वेल इक्विप्ड नहीं, आपको शायद कहते हैं एक अपने जिले के बड़े अस्पताल में जाना पड़ जाए आपको, या फिर जो आपका कस्बा है आपको शायद उसमें बड़ा जाना पड़े। अब फ्रैक्चर में छोटा एग्जांपल दिया, मान लो कोई आपको ज्यादा बड़ी दिक्कत हो गई, टीबी हो गया, इसे बोलेंगे नॉट बीइंग वेल इक्विप्ड, बोलना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं हमारे कहते हैं रूरल एरियाज में, लेकिन उनके पास ना सामान नहीं है, कहते उसके अलावा एक और यहाँ पे रीजन है कि उनका स्टाफ की कमी रहती है, मशीन्स की कमी है, ठीक है ना। और मतलब यही इसी को बोलेंगे हम, कहते हैं नॉट वेल इक्विप्ड इनफ, ठीक है। उसके अलावा आ गया भाई पूर इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम बात करते हैं इंफ्रा की तो फिर इसमें काफी चीजें आ गई, आपका कहते हैं रोड, बिजली, पानी से लेके आपका एग्रीकल्चरल मार्केट्स, ठीक है। जैसे कहते हैं जब हम बोलते हैं मंडीज की बात करते हैं, ईपीएमसी मंडीज जैसे हो गई आपकी, तो ईपीएमसी मंडीज, अब जैसे एक चीज सोचिए, अब मैं किसान हूँ, मुझे सामान बेचना है, तो मुझे अपने एरिया का ईपीएमसी मंडी लोकेट करना पड़ेगा, वहां तक जाना पड़ेगा अपना सामान लेके, ठीक है। अब वहां तक ले जाने का भी मेरा कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो फिर इसमें भी मेरा पैसा लगेगा। अब वहां जाके मुझे अगर रेट अच्छा नहीं मिला तो मैं तो फंस गया, मुझे तो कहते मैंने अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे दिया और फिर वहां जाके मुझे अच्छा रेट भी नहीं मिला, ठीक है। तो फिर कहते ऐसी काफी डिमांड्स उठी है कि देयर शुड बी मोर मार्केट्स, ठीक है। हम इसके बारे में और बात करेंगे। जैसे पंजाब में एक कॉन्सेप्ट है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड अपना मार्केट, ठीक है। तो फिर अपनी मंडी, तो फिर यहाँ तो फिर इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि ये लो जी जमीन, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हो, यहाँ पर आके आप डायरेक्ट लगाओ एंड कंज्यूमर्स विल कम ओवर हियर एंड बाय, ठीक है। तो फिर ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो बेसिकली वो ना इसे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे आपका बिजली, पानी, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आ गया। इसके अलावा मार्केट्स की भी कमी है, ठीक है। कहते हैं मार्केट वो जगह जहां पे आके हम बेच सके, ठीक है ना, उसकी कमी। उसके अलावा हम देखते हैं कि लो लेवल्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट जी, पुरानी टेक्निक्स आज भी यूज कर रहे हैं, पहले भी कर ही रहे थे, और चलिए होपफुली आगे नहीं करेंगे। आगे हो सकता है कि और हम लोग टेक्नोलॉजिकली साउंड टेक्निक्स को यूज करें, ठीक है ना, थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो और उसके हिसाब से हम लोग यूज करें। और उसके अलावा हमें देखने को मिलता है डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट सिंस 1991। इसका रीजन कोई मुझे बताना चाहेगा? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। इकोनॉमी ओपन हुई थी, हाँ, तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पर और जो सर्विस सेक्टर्स थे उस पर फोकस कर दिया था। यहाँ पे जो पब्लिक जो एग्रीकल्चर में सेक्टर में डिक्लाइन हो गया था, यानी कि उसे इतना फोकस नहीं दिया था, इतना उन्होंने दिया था। ओके, तो फिर इन्होंने काफी हद तक सही कहा, लेकिन इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि फोकस नहीं किया एग्रीकल्चर पे, इट वाज जस्ट दैट कि हम लोग जब सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे जब हमने फोकस करना स्टार्ट किया, हमने इन्वेस्ट किया, तो उससे हमें रिटर्न्स और आउटपुट हमें जो मिलना स्टार्ट हुआ वो ज्यादा था, तो फिर हमने उस पर कहते हैं ज्यादा थोड़ा सा फोकस किया। और कहते हैं अगर हम लोग पहले के मुकाबले बात करें, क्या हम लोग प्राइमरी सेक्टर में पहले ज्यादा खर्च करते थे आज के मुकाबले? परसेंटेज वाइज अगर मैं बोलूं, अच्छा चलो ठीक है, परसेंटेज वाइज अगर मैं बोलूं आपको कि क्या हम लोग पहले ज्यादा करते थे, तो मे बी यस। लेकिन अगर हम लोग एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें कि कहते हैं कि फिगर्स वाइज अगर हम बात करें, तो हम लोग आज के टाइम पे ज्यादा खर्च करते हैं प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज वाइज हो सकता है कि पहले हम लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो परसेंटेज का जो एब्सोल्यूट नंबर है वो कम था आज के मुकाबले,
ठीक है। सो इन दैट सेंस वी कैन से कि आपका प्राइमरी या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमारा फोकस थोड़ा सा कम हुआ है 1991 के बाद। एंड इट ऑल्सो मेक सेंस, क्योंकि कहते किसी भी एक इकोनॉमी को डेवलप बनने के लिए अपने सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे फोकस करना पड़ता है। प्राइमरी सेक्टर सस्टेन नहीं कर सकते इतने ज्यादा लोगों को, ठीक है। ओके, अच्छा देखिए CSDS इट इज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, सेंटर फॉर स्टडीज फॉर डेवलपमेंट डेवलपिंग सोसाइटीज, इट इज डेवलपिंग है वैसे, डेवलपिंग सोसाइटीज, ठीक है। तो फिर इनके कहते काफी स्टडीज में पता चला, इन्होंने बोला कि देखो फार्मिंग इज नॉट अ चॉइस बट अ नेसेसिटी, ठीक है। ये कहते ऐसा नहीं कि जी मर्जी से मेरे को किसान बनना है, जी मैं मजबूरी में हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे अब इसके कारण क्या हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि जी पैसे नहीं है मेरे पास। दूसरा कारण हो सकता है कि जी मैं अपस्किल नहीं कर पाया अपने आप को, मैं एजुकेशन नहीं एक्वायर कर पाया, और जी मेरे पे लोन है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन इट इज नॉट अ चॉइस, ठीक है, फॉर मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। अब जैसे कोई हो सकता है आप में से बोले कि कहते कि जी बात ऐसी, अगर ऐसा है इतनी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है तो जी मैं टेक्नोलॉजी लाऊंगा और मैं करूंगा ऑर्गेनिक फार्मिंग या मैं हॉर्टिकल्चर में करूंगा, प्रॉफिटेबल है, काफी प्रॉफिटेबल बात करेंगे, तो फिर वो अलग बात है, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हो, कैपिटल लेके जा रहे हो, सब कुछ लेके जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे फॉर मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स इट इज नॉट अ चॉइस, इट इज अ नेसेसिटी, ठीक है। वैसे भी सर इन्वेस्टमेंट एंड ऑल तो हमेशा एक प्रॉब्लम वैसे भी रहा है। अरे क्रेडिट ही तो कहते हैं हमारा मेन प्रॉब्लम ही है, क्रेडिट ही तो मेन प्रॉब्लम है। चलो अब जैसे देखो, दे आल्सो सेड दैट मेजॉरिटी वुड प्रेफर अदर जॉब्स एंड वुड रीलोकेट टू सिटीज। भाई जब इनकी स्टडीज हुई तो इन लोगों में मैक्सिमम लोगों ने बोला जी बात ऐसी है, किसान से पूछा कि कहते क्या आप किसानी करना चाहते हो, तो फिर मेजॉरिटी रिस्पॉन्डेड कि भाई वी वुड वांट टू एंगेज इन अदर एक्टिविटीज, वी वुड नॉट वांट टू कंटिन्यू वर्किंग इन दिस सेक्टर, परहैप्स क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि ये इतनी पुअर ट्रीटमेंट है, या फिर कहते हैं इतना इतना बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है और इसमें ग्रोथ नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल, इट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस आल्सो, एग्रीकल्चर इज अ वेरी रिस्की बिजनेस, ठीक है। तो फिर और उन्होंने ये भी बोला कि भाई वी वुड रादर रीलोकेट टू सिटीज। अब इसका रीजन क्या हो सकता है कि फॉर देयर कहते हैं फॉर देयर वांटिंग टू रीलोकेट टू सिटीज, इसका मेन रीजन हो जाता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कहते हैं व्हाई डू पीपल वांट टू मूव टू कनाडा और आपका टोरंटो और यहाँ पे न्यूयॉर्क, व्हाई? बिकॉज देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स आर हाई बिकॉज ऑफ द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ पे एजुकेशन बहुत बेटर है, वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, ठीक है। वहाँ पे कोई बीमार पड़ता है, कनाडा में खासकर, यूएस का नहीं कह सकते इतना, यूएस में अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया तो ठीक है। तो जैसा मैं कह रहा था कि कहते कनाडा एक इसमें काफी अच्छा एग्जांपल है। कनाडा में जैसे लोग मूव होना चाहते हैं, वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पे एक रीजन है कि वहाँ पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे अगर आप बीमार होते हैं, अगर आप कुछ होते हैं, जैसे कनाडा में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो द स्टेट टेक्स केयर ऑफ यू, ठीक है ना, स्टेट पूरा पे करेगी, स्टेट आपका पूरा ध्यान रखेगी, ठीक है। और वेयर ऑन दी अदर हैंड आप अगर हम यूएस का एग्जाम्पल लें तो यूएस में एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कॉर्पोरेट कमर्शियलाइज्ड है हेल्थ केयर आपको बहुत ज्यादा, ठीक है। कमर्शियलाइज इन द सेंस कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है सो इट कैन बिकम रियली एक्सपेंसिव फॉर यू रियल क्विक, ठीक है ना, तो दिक्कत आ सकती है। बट दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई दे वांट टू रिलोकेट। अब ये तो हमने रूरल का, मैंने ये तो इंडिया और कनाडा की बात कर दी। अब इसी को आप थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे देखो और गांव और दिल्ली को देख लो जरा, है ना जी। मेरा गांव बांदा में है, वहाँ के बंदे दिल्ली को पता नहीं कैसे सोचते हैं, जैसे हम लोग न्यूयॉर्क को सोचते हैं ना कि जी न्यूयॉर्क चले जाएं, वहाँ के लोग ऐसे सोचते हैं या दिल्ली को कि भाई दिल्ली में रह रहे हैं, सब चल रहा है, बढ़िया मस्त है। तो फिर एक माइंडसेट की बात है, ठीक है। अब हकीकत क्या है वो तो चलो सही है, लेकिन कहते हैं बट द पॉइंट स्टिल रिमेन्स कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अर्बन एरियाज में बेटर देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके अलावा देखते हैं कि जी देखो देयर इज लिमिटेड नॉलेज ऑन फार्मिंग इंफॉर्मेशन। अब देखो दिस थिंग इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ कंपनीज लाइक जियो, द इंटरनेट रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इससे चेंज हो रहा है, लेकिन बट स्टिल मोर नीड्स टू बी डन। कहते फार्मर्स को फार्मिंग इंफॉर्मेशन इतना रेडीली अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है ना। मतलब जैसे मान लो मुझे जानना है कि जी मेरे कहते मैं सॉइल की हेल्थ कैसे चेक करूँ, हालांकि देयर कॉन्सेप्ट कॉल्ड सॉइल हेल्थ कार्ड, लेकिन अब मेरे को उसके अलावा जानना है, मेरे को जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैं सॉइल को हेल्दी कैसे बनाऊँ बिना फर्टिलाइजर यूज किए, ठीक है ना। तो फिर ये सब चीजें हालांकि इंटरनेट के बाद अब हो रहा है, लेकिन अभी भी इतना ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं है आपके ज्यादा डेंसली रूरल एरियाज में, ठीक है। सो दिस इज चेंजिंग, आई होप इट चेंजेस। अब देखो भाई ये तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, ठीक है ना, हमेशा ज्यादा चाहिए। कहते मतलब ऑफ कोर्स वो क्यों नहीं चाहिए होगा, ठीक है। मतलब कहते मैं भी फार्मर होता, मैं भी चाहता कि एमएसपी बढ़ता रहे। फार्मर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कोई भी चाहेगा कि जी यार और बढ़ जाए और बढ़ जाए, क्योंकि कहते देयर इज कहते लाइक इतना बैकवर्डनेस है कि ये थोड़े बहुत पैसे से होता नहीं है काम, ठीक है।
अब जैसे देखो फार्मर डिस्ट्रेस की जब हम लोग बात करते हैं तो फिर ये कुछ डायमेंशन है जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। देखो सबसे पहली बात है कि भाई इरोडेड प्रॉफिटेबिलिटी, ये बिजनेस जी प्रॉफिटेबल नहीं है, इस धंधे में पैसा नहीं है, कमाई नहीं हो रही जी धंधे में। क्यों क्यों नहीं हो रही जी? इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। इनपुट कॉस्ट में आपके सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, मुझे सब्सिडी देना पड़ता है। अब उन्हें, अब हालांकि हम इतना सब्सिडी दे रहे हैं लेकिन फार्मर्स को वो भी कहते हैं इतना नहीं हो पा रहा, समझ लो, वो भी उनको ज़्यादा पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन इतना ज़्यादा है। और दूसरा रीज़न हो जाता है कि भाई लैंड साइज होल्डिंग बहुत छोटा है हमारे यहाँ, ठीक है ना। लैंड साइज होल्डिंग जब छोटा होता है तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल के उस पर काम नहीं कर पाते हो। आप जी मेरा है ही कहते 2 बीघे की जमीन है, कितना ही उगा लूंगा मैं, और वहीं पे किसी का 100 बीघा है तो वो तो जी कहते बड़े लेवल पे करेगा। एक चीज वैसे बताता हूँ मैं, जैसे सोचो ये लैंड है, ठीक है, ये लोगों के लैंड है, ये सबके कटे हुए हैं। अब इसमें एक चीज देखो, यहाँ पे जो रास्ता है, यहाँ पे आपने देखा ना कहते रास्ता बनाया जाता है कि ठीक है जा तो सके, ट्रैक्टर जा सके, इसे भी तो मैं वेस्टेज ही बोलूंगा एक तरीके से, कुछ उग थोड़ी रहा है इसमें है लैंड। अब वहीं पे किसी का इतना बड़ा लैंड है तो वो इस पूरे पे उगा रहा है। कहते एक बिल्कुल सिंपल लेवल में बोलूं तो कहते इतना लैंड उसका बच गया, देखो ये वाला जहाँ लाइनें खींची हैं, इतना लैंड बच गया, इस पे भी वो खेती करेगा और वो कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करेगा, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी। जी सबसे मेन रीजन जिस पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्रेडिट अनअवेलेबिलिटी। जी क्रेडिट नहीं मिलता, ठीक है, क्यों नहीं मिलता जी? मैं जाता हूँ बैंक के पास, वो कहते हैं कि जी आपका क्रेडिट स्कोर इतना अच्छा नहीं है, आपको जी कोलैटरल रखना पड़ेगा। उसमें मैं डर जाता हूँ कि जी कोलैटरल क्या रखूँ, है ना। तो मेन ये दिक्कत है। ग्रामीण बैंक हैं, वो देते हैं, बैंक लोन देते हैं, लेकिन उनसे जी मेरा काम नहीं होता। प्लस डॉक्यूमेंटेशन इतना एजुकेटेड नहीं हो पा रहे हैं। एक वो होता है ना, कहते तुम्हारा फियर ऑफ ये लिखा पढ़ी इंडिया में बहुत ज्यादा है, फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और ये लोगों ने देखा हुआ है बहुत ज्यादा। तो फिर लोग डरते हैं कि पेपर पे साइन करने से, दे वुड रादर प्रेफर टू गो टू अ मिडलमैन कहते देन गो टू अ बैंक, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि जी मैंने पता नहीं कहते किस पेपर मैंने साइन कर दिया, पता चला आके मेरी जमीन ले ली इन लोगों ने, बैंक ने हथिया ली। उसके भी बहुत रीजंस है ना उसके। अरे क्योंकि कहते दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द बैड एक्सपीरियंस वी हैव हैड विद ब्यूरोक्रेसी। एसेंशियली आपको ये बताऊं, कहते इतना ब्यूरोक्रेसी के साथ हमारे इतना यू कुड से नॉट अ रियली प्लेजेंट एक्सपीरियंस, यू कुड से, ठीक है ना, इतना प्लेजेंट नहीं रहा हमारा एक्सपीरियंस। तो उसकी वजह से हम लोग वो कहते हैं फार्मर बहुत कॉशियस है, बड़ा देख के कि अरे जी करूं ना करूं, डर लगता है जी, है ना, तो वाला ऐसा हो जाता है। मिडिलमैन मंडी में जाओ तो फिर वहां पे आपके बैठे हुए हैं, ठीक है, एक्सप्लॉइट करने के लिए। अब दिस इज रिस्की बिजनेस इन द सेंस कि भाई कभी कहते हमारी कहते मानसून आया नहीं आया, कभी इरिगेशन मिला नहीं मिला, दिक्कत हो गई। उसके अलावा कहते ज्यादातर फार्मर्स इसमें कहते जब फार्मिंग में आते हैं तो फिर वहां पे वीट और राइस उगाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे एमएसपी गारंटीड मिल जाता है, ठीक है ना, या तो आपको शुगर केन हो गया, इस उगाने की कोशिश करते हैं। सुनो तो जैसे देखो कहते लॉस मेकिंग फॉर द नेशन और फॉर द फार्मर। सर फार्मर को तो सब्सिडी मिलती है। हाँ तो फिर कहते फॉर द नेशन यू कुड से, बट कहते बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फार्मर, ठीक है, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फार्मर। तो देखो दिस इज रिस्की बिजनेस इन द सेंस कि देखो सबसे पहला कहते हैं अगर मान लो मानसून नहीं आया, ठीक है, दूसरा हो गया कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ मानसून यहाँ बोल सकते हो, ठीक है, दूसरा हो गया कि लैक ऑफ इरिगेशनल सर्विसेज, वो इरिगेशन सर्विसेज, ठीक है, इरिगेशन की एक प्रॉब्लम रहती है। उसके अलावा उसके अलावा फिर एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जी मान लो कहते हैं, इसीलिए कहते हैं ये लोग प्रेफर करते हैं वीट राइस शुगर केन में कि इसमें गारंटीड एमएसपी मिल ही जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से हमारा डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता। अगर मान लो मैं एक कहते बहुत ही रिस्की वो फार्मर हूँ कि जी मैं रिस्क लूंगा, ठीक है जी, एक काम करते हैं, चलो जी कुछ और उगाते हैं, कुछ बढ़िया हुआ, टमाटर वमाटर उगाते हैं या कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उगाते हैं, उगाया मैंने, ठीक है, बहुत ध्यान रखा किया, बाद में पता चला कि भाई इस साल तो टमाटर की बम्पर वो हो गई है, मैंने कहते जितना एक्सपेक्ट किया था मार्केट से वो हुआ ही नहीं। मैंने कहते कहीं कॉन्ट्रैक्ट भी कराया था तो जी कहते वो खरीदने वाले ने मना कर दिया, जाओ जी कोर्ट में घूमते रहो, समझ रहे हो। तो फिर कहते हैं इन दैट सेंस इट इज वेरी रिस्की। और रिस्की में एक और चीज आता है कि कहते हैं इंडिया में एक कल्चर है नॉन एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का, समझ रहे हो, नॉन एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का। कहते हैं वैसे से कहते जब हम जैसे मैं फार्मर हूँ, मैंने किसी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक है, अब जैसे मान लो उनके साथ मेरा कोई एक्स रेट पे फिक्स हुआ, अब मार्केट में अब जब देने की बारी आई, ठीक है, उस टाइम पे जैसे मान लो मार्केट में चल रहा है x + 10% रेट चल रहा है, लेकिन मैं तो एक्स पे बात हुई थी मेरी, तो मैं उस टाइम मुकर जाऊंगा एज अ फार्मर, मैं मुकर जाऊंगा कि जी नहीं दे रहा मैं,
जाओ लड़ लो, केस में देखेंगे, मार्केट वो देखेंगे, कोर्ट में देखेंगे आपको, ठीक है। अब कोर्ट में जनरली क्या होता है, फार्मर के पक्ष में आता है केस, कभी भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो, फॉलो करते हो तो आता है वहां मुकर जाऊंगा। और अगर उस टाइम पे मार्केट में रेट x -10% चल रहा है तो वहां पे खरीदने वाला मुकर जाएगा, समझ रहे हो। अब हालांकि उसे इवेंचुअली हो सकता है फार्मर को पैसा मिल जाए, लेकिन कहते हैं फिर उसे कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा ना। जनरली जो एक कहते हैं x + 10% वाला एग्जांपल दिया, वो ज्यादातर बड़े फार्मर्स ही कर पाते हैं, छोटे फार्मर नहीं कर पाते वो, ठीक है ना। तो फिर ये सीन रहता है आपका। एक रीजन जो कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन का बहुत बड़ा है, वो है जी लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। व्हेन आई से स्टोरेज फैसिलिटीज आई मीन कोल्ड स्टोरेजेस, है ना। देखा किसी ने, बढ़िया बिजनेस है, किसी गाँव में जमीन हो और बढ़िया प्राइम लोकेशन हो तो खोल लो, है ना, वो भी अच्छा है। मैंने भी सोचा था कभी खोलने का जब मैंने पढ़ा था इसके बारे में। तो बात यह है कि जी इंडिया में जो मैक्सिमम आपके स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, कोल्ड स्टोरेजेस हैं, ये कॉन्सेंट्रेटेड हैं कुछ रीजन्स में, ठीक है, जैसे पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। यहाँ पे मैक्सिमम कोल्ड स्टोरेजेस आपके कॉन्सेंट्रेटेड हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। कोल्ड स्टोरेज ना होने का सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि जी मैंने टमाटर उगाया, अब मैं टमाटर मुझे जाके बेचना है। अब मान लो जी सपोज अभी मेरे को एक्स प्राइस मिल रहा है, लेकिन कहते हैं एक्स प्राइस में मेरा नहीं हो रहा, मेरी कमाई नहीं हो रही, कुछ जितना लगाया था जी उतना ही बस निकल रहा है, 2-4 पैसे ऊपर आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि जी कुछ टाइम अगर वेट किया जाए, कहते हैं नवरात्रि आ रहे हैं, उस टाइम पे बढ़ जाएंगे दाम इसके, है ना। लेकिन मैं इसे कहाँ रखूंगा, मैं इसे कहते क्या करूँ, कहीं पे धूप में रख दूँ, या फिर कहते हैं वो क्या कहते हैं दरी गीली करके, चद्दर गीली करके ऐसे ढक दूं। हालांकि वो भी टेक्निक है, लेकिन कहते हैं उससे इतनी बचत नहीं होती, उससे सड़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। जो क्वालिटी होती है कहते हैं टमाटर की या फिर कोई भी आइटम की आपकी, वो खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी। वहीं पे आता है आपका कोल्ड स्टोरेज, वहां पे उसकी कहते हैं जो लाइफ स्पैन है आपका, जो लाइफ है उस आइटम की, शेल्फ लाइफ है, वो बढ़ जाती है वहां रखे कोल्ड स्टोरेज में एटलीस्ट। तो फिर ये है कि जी मैंने रख दिया, बाद में जब नवरात्रि आए मुझे पता है कि अब दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, है ना, सब लोग वेज खाएंगे उस टाइम पे, और मैं उस टाइम बेच दूंगा, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि नहीं है तो मुझे आज ही एक्सप्लॉइट होना पड़ेगा, समझ लो। तो ये एक रीजन है। और जी सबसे मेन है, जी बताओ, कोई कुछ बोला किसी ने? होर्डिंग वाले इश्यूज बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। होर्डिंग कहते हैं, अब एक चीज सोचो, कहते हैं स्टोरेज फैसिलिटीज कुछ जगहों पे हैं, ठीक है, और वहीं पर तुम्हारा कहते मेन चला रहे हैं अपने लोग, बाकी जगहों पे नहीं है, तो उन्हें भी कहते घुमा फिरा के झक मार के यहीं पे आना पड़ रहा है, ठीक है ना। अगर बड़े स्केल पे अगर कर रहे हो आप तो झक मार के यहीं पे रखवाना पड़ेगा आपको। तो फिर उसके चक्कर में होर्डिंग बिल्कुल होती है, कौन कह रहा है नहीं होती। तो फिर इससे कहते हैं आपका मैनिपुलेशन होता है मार्केट में। आप लोगों को मैंने बताया था ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एलपीजी में रिफॉर्म नहीं हुआ था। वो जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे तो एग्रीकल्चर, बताया था मैंने इसके बारे में आपको, किसी को डाउट है इस बारे में? डाउट है नहीं, ठीक है। तो रिफॉर्म नहीं, ओपन नहीं किया गया इसको, ठीक है ना। ये अभी भी कैसे तो काफी स्टेट ओरिएंटेड है, काफी हेविली रेगुलेटेड इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है जी। लैक ऑफ अवेयरनेस कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, कहते कौन सी स्कीम चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है, 10 रीजन हो सकते हैं, बट दिस इज चेंजिंग, ठीक है, विद टाइम दिस इज चेंजिंग। एंड कहते हैं अगर आप बोलो तो मेन चीज यही है, मतलब इस पर अगर फोकस कर रहे हो काफी ज्यादा ना, तो फिर क्रेडिट इससे ना कुछ चीजें बिल्कुल डायरेक्टली इफेक्ट हो सकती है, मतलब डायरेक्टली हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला ना क्रेडिट अनअवेलेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो फिर इसका भी बहुत बड़ा रीजन है कि लैक ऑफ अवेयरनेस। जी लोन कहाँ से लूं मैं, एक्सक्यूज मी, पता ही नहीं है ज्यादा, ठीक है ना, डर लगता है, वो वाला चीज है। और फिर कहते हैं मेन आपको भी यही आ जाता है, तो फिर अवेयरनेस से बहुत सारे स्कीम्स का भी फायदा उठा पाओगे आप, है ना। तो एज अ फार्मर मुझे ही फायदा है अगर मैं एक अवेयर फार्मर हूँ, पढ़ा लिखा फार्मर, पढ़ा लिखा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अवेयर हूँ तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। मिडिलमैन का तो हटना है, इतना संभव नहीं है, नहीं सॉरी। अगर क्रेडिट के लिए, अच्छा क्रेडिट, हाँ नहीं सेलिंग के लिए नहीं हटेगा क्रेडिट में तो वो तो आड़ती वाला वो सीन हट जाएगा, लेकिन कहते हैं मंडी जब तक है तो मिडिलमैन है, तो वो तो फिर रहेगा ही रहेगा, है ना। ओके तो भाई कहते हैं हम लोग बात करते हैं जी रूरल क्रेडिट की, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा इशू है, ठीक है। बाकी सारे इश्यूज पे कहते हैं हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत इनोवेटिव आइडियाज आ सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट मेन ध्यान देती है रूरल क्रेडिट पे कि जी इन्हें क्रेडिट दो, इन्हें लोन दो, ये काम करेंगे कहते हैं और इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो फिर जी आ जाता है नाबार्ड, हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये सेटअप हुआ था 1982 में। अब जी देखो, इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी। क्या है ये?
इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी। कोई तुमसे पूछे कि नाबार्ड क्या है, तो इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी विच रेगुलेट्स आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच आर इन्वॉल्व्ड इन लेंडिंग टू प्राइमरी सेक्टर। समझ लो कहाँ गया, इन्वॉल्व इन रूरल फाइनेंसिंग बेसिकली जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। एग्रीकल्चर जब बात करते हैं, एग्रीकल्चर एंड रूरल गो हैंड इन हैंड, कहते हैं बिकॉज एनी एरिया कैन बी डिफाइंड एज रूरल, कहते हैं इफ मोर देन 50% ऑफ द पीपल मेल पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज, यही है ना क्राइटेरिया। तो फिर इन्वॉल्व इन रूरल फाइनेंसिंग, जैसे हो गए आपके जी कमर्शियल बैंक्स, रीजनल बैंक, जैसे देखो बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक एक है, ठीक है, तो ये है। कोऑपरेटिव्स हो गए आपके, लैंड डेवलपमेंट बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक आपके होते हैं बेसिकली कि कहते हैं कि भाई ये आपके एग्रीकल्चर को प्रमोट करो, यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ाओ आपकी, ये होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है केरला स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ये कहते हैं लोन देते हैं कि जी किसानी यहाँ पे और अच्छे से हो, इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप हो, ठीक है ना। तो फिर ये है, तो ये इन सबको रेगुलेट करता है कि आप इनको दे रहे हो लोन, नहीं दे रहे हो, समझो। कहते जैसे कि एक होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी एक चीज होती है, ठीक है, तो फिर कहते उसके तहत तो देना ही है आपको, और कहते ये भी ध्यान देते हैं कि जी वो दे रहे हो और उसके अलावा भी कुछ दे रहे हो, आप लोन दे रहे हो एग्रीकल्चर सेक्टर को, अपना जो कोटा है वो तो फुलफिल कर रहे हो, कोई कमी तो नहीं कर रहे। खासकर आपके ये रीजनल रूरल बैंक्स, क्योंकि कहते मेन आपके यही होते हैं एक तरीके से, कहते ग्रामीण इलाकों में लोन के लिए, ठीक है। नाबार्ड में किसी को दिक्कत नहीं है ना, छोटा सा ही है, कोई पूछे इसे बस याद कर लेना, इट इज एन एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी का तो मतलब सब समझ चुके हो मेरे ख्याल से, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना जी। अब आगे बात हम सेल्फ हेल्प ग्रुप पे। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप दो तरीके के होते हैं, दे मे प्रोवाइड क्रेडिट सर्विसेज, ठीक है, दे मे प्रोवाइड क्रेडिट सर्विस। अब एक मे वाला होता है जी विदेश में, ठीक है ना, कि जी अल्कोहल डी एडिक्शन या फिर टोबैको डी एडिक्शन। इंडिया में इट इज ऑल अबाउट क्रेडिट बेनिफिट्स। इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किसने पूछा था, आपने पूछा था ना शायद मेरे ख्याल से एक बार क्वेश्चन, अब वो लिख रही हैं, लिख दो। तो फिर कहते हैं ये कहते इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर ऑल अबाउट क्रेडिट, ठीक है ना, इट इज ऑल अबाउट मेकिंग क्रेडिट अवेलेबल, जी मेरे को क्रेडिट दे दो। तो फिर बहुत सारे कहते हैं, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप बता ही चुका हूँ आपको कि कहते हैं बहुत सारे लोग होते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो लोग एंगेज करते हैं, वो सब आ गए एक साथ ग्रुप बना लिया और कहते एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब इसमें कहते आप पूछ सकते हो मेरे से कि जी यहाँ पे इनको डर नहीं लगता कि लोन वापस नहीं आएगा। जी लोन वापस ना आने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे अब हम एनपीए की बात करेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा कि लोन वापस ना करने के ब्रॉडली स्पीकिंग दो होते हैं कि एक होता है इनएबिलिटी कि मैं दे नहीं सकता क्योंकि मेरा घाटा हो गया, और दूसरा होता है कि कहते हैं अनविलिंगनेस। समझो, एक एनपीए, जब कोई भी लोन एनपीए बनता है तो उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो जी कहते वो कहते कि जी दे नहीं सकता, मैं क्षमता ही नहीं है मेरी देने की क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, और दूसरा हो सकता है कि जी मेरी मर्जी नहीं है, मन नहीं है, मेरा पैसे तो है मेरे पास, मन नहीं है जी देने का। तो फिर ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक चीज रहता है क्योंकि यहाँ पे लोकल कम्युनिटी एंगेज रहती है, तो फिर देयर इज अ सोसाइटल प्रेशर ऑल्सो कि भाई कहते हैं कि इन्होंने लोन लिया था तो जी कहते हम सब इन्वॉल्व, और वो सारे कहते आप कह सकते हैं छोटे, अगर फार्मर की बात करें तो छोटे फार्मर्स ही हैं, है ना। अब उनका अगर होता है तो एक तरीके से सोसाइटल प्रेशर भी होता है, और अगर वहां पर अगर कहते किसी का क्रॉप फेलियर हुआ तो फिर कहते इट इज अ जेन्युइन रीजन कि भाई दिस इज इनएबिलिटी, कि दे ही नहीं पाएगा बेचारा यार, उसकी क्रॉप फेल हो गई, वो कहां से देगा पैसा, है ना। तो वहां पे अंडरस्टैंडिंग होती है, वहां पे काफी आप कहते हैं ट्रांसपेरेंसी रहती है कि जी सब एक ही गांव में रहते हैं, जाके देखा है उसका खेत कि अरे इसकी तो सच में खेती नहीं हुई, तो कहां से देगा बेचारा, है ना। तो फिर एक वो चीज है आपका एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है जी, 2018-19 के हिसाब से हमारे 6.6 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे, ठीक है। अब ये सारे ही क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये जरूरी नहीं है, कहते हो सकता है कुछ और तरीके से हेल्प करते हो, लेकिन इतने एग्जिस्ट करते हैं। अब जी बात करते हैं रूरल बैंकिंग में। रूरल बैंकिंग की जब मैं बात करता हूं, एक मिनट रुको, जब मैं रूरल बैंकिंग की बात करता हूं तो आपके यहां पे ये सारे आ गए, पर बट प्राइमरली आपके ये आ गए, आते सारे हैं, ठीक है, लेकिन प्राइमरली ये आते हैं, हाँ कहते प्राइमरली यही आते हैं आपके, हाँ, करने को सारे मतलब आप डाल सकते हो बोलने के लिए, लेकिन प्राइमरली ये आते हैं। अब उस पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो रूरल बैंकिंग जब मैं बोलता हूँ या फिर कोई भी बोलता है, या फिर हम लोग अपने इकोनॉमिक सर्वे में या फिर हम अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज में जब लाते हैं तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है
ठीक है, सुनने में बड़ा अच्छा लगा कि जी किसान को मैं लोन दूंगा, बड़ा अच्छा रहेगा, वो उस पैसे को यूटिलाइज करेगा, एफिशिएंसी बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि कहते हैं आप फाइनेंसिंग कर रहे हो, क्रेडिट दे रहे हो। लेकिन ये एक बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बिकॉज कहते हैं स्मॉल फार्मर्स कांट लोन, उनके पास कुछ है नहीं ज़्यादा, उनका पेपर नहीं है, उनके पास कहते आप कह सकते हो कि इतना दे आर नॉट ट्रेन्ड इनफ टू एफिशिएंटली यूज द कैपिटल। हो सकता है कि उन्हें मिल भी गया लोन, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि इस लोन का हमें करना क्या है कायदे से, ठीक है। देखा राखी में कहते कुछ सामान खरीद लिया और एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जी यहाँ पे एक ट्रेनिंग की जरूरत है, आप कह सकते हो कि हाउ टू कहते हैं यूज द फंड मैनेजमेंट। एक आप कहते हैं रूरल बैंक्स कहते मे भी कर सकते हैं कि कहते फार्मर्स को बताएं कि जी फंड मैनेज आपको कैसे करना है। उसके अलावा रूरल बैंकिंग ना मोस्टली आपके बिग फार्मर्स फायदा उठाते हैं इसका। जो बिग फार्मर्स हैं वो रूरल बैंकिंग का मेन फायदा उठाते हैं, छोटे फार्मर नहीं उठा पाते। जी मेरी 100 बीघा जमीन है, मैं उसमें मस्त खेती करता हूँ और वहाँ पे सही उगता है सब कुछ, मैं कहते ये है ग्रामीण बैंक है वहाँ पे, उनसे जाकर मैं लोन लेता हूँ और एक्सपेंड कर देता हूँ, मेरा प्रॉफिट हो रहा है, सब चंगा सी। लेकिन जो छोटे किसान हैं जो कहते हैं जी 2 बीघा जमीन है, 4 बीघा जमीन है, तो फिर ये इतना कहते हैं आपका 10 से कम वाले, तो उनका कुछ इतना मेजर नहीं हो पाता इसमें, ठीक है ना। कोलैटरल का वो बहुत बड़ा इशू है यार, कोलैटरल का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा किसान बहुत डरता है कि मेरा लैंड ना चला जाए, ठीक है ना। उसे बड़ा डर लगता है किसान को कि जी मेरी जमीन ना चली जाए। अभी जैसे यहाँ पर आए थे जो बॉर्डर पे, तो फिर इनका एक ये भी था डर कि भाई हमारे जमीनें वो छिन जाएंगी हमारी, है ना। तो फिर ये एक चीज है। अब तक किसी को कोई भी कुछ जो समझ ना आया हो, बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया गया है हर चीज। ठीक है, तो फिर वही मैंने बोला कि देखो रूरल बैंकिंग साउंड्स गुड ऑन द मैक्रो लेवल, ठीक है ना, बट इट इजंट रियली एज गुड ऑन द माइक्रो लेवल और परहैप्स इन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। बट कहते हैं हाउ डू वी चेंज दिस। इसका देखो यार वही है, कहते हैं लैंड होल्डिंग साइज को हमें बढ़ाना पड़ेगा। लैंड होल्डिंग साइज को बढ़ाने का तरीका फिर ये होता है कि जी आप सब लोग पूल करो अपना लैंड और एक साथ करो, कोऑपरेटिव फार्मिंग आपका हो गया यहाँ पे, समझ रहे हो। तो फिर ये एक तरीका हो सकता है आपका, कहते हैं रूरल बैंकिंग मतलब इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने के लिए सब लोगों ने मिलके कोऑपरेटिव बना दिया, लैंड अपना सब पूल कर दिया और उसमें फिर जाके उन्होंने लोन लिया कि जी अब तो कहते ये 5-5 बीघे वाले हमारे पास 20 बंदे हैं, 100 बीघा हमारा भी हो गया, अब उगाएंगे। तो फिर जहां पे जो बंदा X उगा रहा था ना, उसका प्रोडक्शन इस बार X+20 या 30% होगा, समझ रहे हो, क्योंकि वहां पे वो बेटर, बहुत ही ज्यादा बेटर पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इक्विपमेंट यूज कर पाएंगे और इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी और हेंस प्रॉफिट जनरेट होगा उनका, ठीक है। अच्छा देखो एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं, देखो 2 मार्केट्स हैं। पहला मार्केट हो गया आपका APMC मंडी मार्केट, ये तो आपका जी सरकारी वाला, ठीक है, कि मैंने प्रोड्यूस किया, मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ पे ढूंढा, कहते कि हाँ भाई खरीद लो, मेरा क्या रेट है, इस रेट पे है, ले लो जी। ये हो गया एक तरीके का मार्केट, इसे हम बोलते हैं APMC, ठीक है, APMC मंडी। दूसरा हो गया आपका एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ठीक है, जिसे जो थोड़ा कहते हैं कमर्शियलाइज्ड है एक तरीके से, प्रॉफिट भी इसी में ही है। जो मेन प्रॉफिट है, अगर आप कहते हैं चावल, वीट, आपका वीट, राइस और शुगर केन वाले के अलावा अगर आप देखो तो मेन आपका प्रॉफिट निकल के आता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में। और हम लोग कहते हैं काफी एनकरेज करते हैं अपने फार्मर्स को कि आप ये करिए, ठीक है, आपका प्रोडक्शन इससे बढ़ेगा, मतलब प्रॉफिट आपका इससे काफी बढ़ेगा, जनरेट होगा। अब देखो एग्रीकल्चर मार्केटिंग वो सर्विसेज हैं विच इन्वॉल्व इन मूविंग इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर्स, ठीक है। ये वो कहते हैं आपकी सर्विसेज हैं जिसमें हम लोग कहते इन्वॉल्व करते हैं मूविंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर्स। ठीक है, फार्मर से कंज्यूमर तक पहुंचाना है हमें, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इसमें कुछ एक्टिविटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल असेंबलिंग, जी कहते ये हुआ, कहते मेरी कुछ कहते खेती हुई मेरी, मैंने कहते असेंबल किया, सबको एक किया जी, मैंने ट्रांसपोर्टेशन किया, कहाँ पे हो सकता है कि कहते जहाँ पे मुझे ले जाना है, ठीक है, किसी जो मेरा बायर है वहाँ पे। देन स्टोरिंग, परहैप्स आई स्टोर, परहैप्स द पर्सन बाइंग इट विल स्टोर इट, ठीक है, हिमसेल्फ, जो भी है। उसके बाद देयर सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेसिंग इन्वॉल्व
कि जी कहते इसे कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, हो सकता है मुझे साफ करना पड़े, हो सकता है मैं केचप नहीं बना रहा टमाटर का, मैं बस साफ कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब कंज्यूमर पे जाए तो उसमें धूल ना हो ज़्यादा, ठीक है ना, थोड़ी क्या बिल्कुल ही ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो। मैं इसे पैकेज करूंगा और फिर इसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कहते हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन में ही आ जाता है एक तरीके से, बट उस टाइम पे हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम मे बी द फार्मर्स एंड, और मे बी यहाँ पे जो आपका कहते हैं बायर है तो फिर मे बी उसी ने खरीद लिया, कहते उसने खरीदा, खरीदते टाइम बोला कि जी ट्रक भी मैं अपना ही बेच दूंगा, ठीक है, लेकिन कहते ट्रांसपोर्टेशन इज इन्वॉल्व ओवर देयर ऑल्सो। अब देखो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारी लो लेवल्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केट की जब हम बात करते हैं तो फिर कहते हैं देयर इज अ ह्यूज स्कोप इन इंडिया फॉर कहते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन कहते हैं इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारी लो इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें सबसे मेन है हमारा स्टोरेज। कोई भी आपसे पूछे कि एग्रीकल्चर के लिए क्या कर सकते हो, तो जी सबसे पहले बोलो स्टोरेज बढ़ा दो, ठीक है ना। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स भी चलाती है, इंसेंटिवाइज करती है आपको कि आप कोल्ड स्टोरेज खोलो अपने कहते हैं गांव में खोलो, लेकिन कहते फॉर सम रीजन इट इज लाइक नॉट मूविंग एट द पेस, नॉट रियली, ये नहीं बोलेंगे हम, बोलेंगे कहते इट इज नॉट रियली मूविंग एट अ पेस वी वुड वांट इट टू, समझो। तो हम चाहेंगे कि और थोड़ा सा तेज चले, ये मत बोलो कि कहते इतना बढ़िया नहीं रहा, अच्छा है, ये अच्छी बात है कि कम से इंसेंटिवाइज तो कर रहे हैं खोलने के लिए, है ना। उसके अलावा जी प्रोसेसिंग यूनिट्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू सेटअप, ठीक है ना, एंड इट रिक्वायर्स टेक्निकल एक्सपर्टीज टू रन। उसके अलावा टेक्निकल आपको स्टाफ चाहिए होता है, स्किल्ड लेबर चाहिए होता है आपको, ठीक है ना। और मेन चीज आपकी आ जाती है इसमें क्रेडिट की, इसमें भी कि जी कहते मुझे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खोलनी है जी, मुझे कहते मैं नारियल लाया करूंगा, नारियल की चटनी बना के पैकेज करके बेचा करूंगा आगे, लेकिन जी समस्या ये आ रही है कि कहते लोन नहीं मिल पा रहा, जगह नहीं मिल पा रही, 10 दिक्कतें हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट कहते यहाँ पे जैसे मान लो मैं एक हूँ मैंगो प्रोड्यूसर हूँ मैं, ठीक है, मैंगो आता हूँ मैं, कहते मैं चाहता हूँ कि कहते जी मैं माजा को बेचूं जाके, फिर माजा को बेचूं या फिर फ्रूटी वालों को बेचूं मैं, तो उनकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो पता नहीं कहाँ पर 200 किलोमीटर दूर है, समझो बहुत दूर है कहीं पे, तो फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत आ जाता है, और मेरे आसपास कोई कहते प्रोसेसिंग वाला बैठा नहीं है जिसको मैं बेच दूं, ठीक है। रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बिल्कुल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके आ जाते हैं, तो फिर इसकी भी अनअवेलेबिलिटी, हालांकि कहते हैं रोड्स में और इलेक्ट्रिसिटी में हमने काम कर लिया है, वाटर पे तो बहुत ज्यादा काम कर लिया, ठीक है। वाटर पे तो अब हमारा ग्राउंड वो वाटर लेवल नीचे ही जा रहा है, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पे वाटर नहीं है, ठीक है, तो फिर मतलब ये भी एक इशू है, मतलब कहते एक डाइकोटमी है, कहते जहां पर है वहां बहुत ही ज्यादा है कि जी कहते नल बंद नहीं करते, खुला ही छोड़ देते हैं, और जहां नहीं है वहां पे ये है कि जी बिल्कुल सूखा ही पड़ जाए, ठीक है। ये हमारा बेसिकली अभी भी हमारा काफी एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब काफी प्रोपोर्शन में ये है कि जो रेन पे डिपेंड करता है। हाँ यार कहते भाई इंडियन एग्रीकल्चर इज रेन फेड, 40% से भी कम है जो इरिगेशन करते हैं, अरे टेक्निक्स के थ्रू, और कम हाँ, वो कहते इंडियन एग्रीकल्चर, एक लाइन है तुम्हारा कहते क्लास 9th की ज्योग्राफी अगर किसी ने पढ़ी हो तो, इंडियन एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट अपॉन द मॉनसून एंड इट इज रेन फेड, एज सिंपल एज दैट। और वो बुक पता नहीं कितने साल पहले लिखी गई थी और आज भी वो स्टेटमेंट ट्रू है, तो फिर ये है, इसलिए बोलता हूँ एनसीईआरटी पढ़ा करो, छोटी छोटी लाइनें होती है ना, ये तुम्हें जनरल ट्रेंड बता देती है, जनरल ट्रेंड, जनरल रूल्स, जैसे थंब रूल होता है ना, पढ़ा था किसी ने ऐसे वाला, मुझे नहीं याद, ठीक है, तो वो सब होता है, तो ये थंब रूल आपको पता चल जाते हैं कि क्या है, क्या सेगमेंट है, तो फिर आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग आपकी फिर उसी दिशा में बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, ये मैन डाइज नहीं है, मंडीज है, ठीक है ना, कोई मत बोल देना ऐसे कि भाई कहते नीड मोर मैन डाइज, और लोग नहीं मारने में, मंडीज है तो फिर मतलब वही मैंने बोला एपीएमसी मंडीज की जरूरत है, या फिर कहते हैं अभी आगे मैं बताता हूँ आपको अपना मंडी, और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं तमिलनाडु में, पुणे में है, ठीक है। मंडी चाहिए बेसिकली जी, कहाँ बेचूं मैं, और जगह चाहिए बेचने के लिए, और मार्केट प्लेस चाहिए मेरे को एसेंशियली। जैसे आपने देखा है कहते आपका ये कुरुक्षेत्र या फिर कोई पास है, वहां पे शायद भैंसों की मार्केट लगती है ना, कुरुक्षेत्र में है ना शायद, तो वहां पे कुरुक्षेत्र के आगे कहते मैंने देखा था वहां पे, तो फिर वहां पे तुम्हारी वो भी एक तरीके से क्या मार्केट प्लेस ही तो है वो, है ना। तो फिर कहते हैं अब हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए हमें लेकिन मार्केट प्लेस चाहिए कि जी जहां पे बेच सकूं मैं। देखो कोऑपरेटिव्स क्या होता है जी, यूनाइट्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स फॉर प्रोडक्शन और अदर एक्टिविटीज, प्रोडक्शन के लिए या फिर कोई भी अदर एक्टिविटी की जी, नॉन प्रोडक्शन हो गया कि जी कहते डेयरी करना है, कुछ और करना है, ठीक है, नीडेड बाय द मेंबर्स सच एज प्रोसेसिंग। मैं प्रोड्यूसर हूं, मान लो कहते ये दोनों भी प्रोड्यूसर हैं,
या फिर आप सारे प्रोड्यूसर हो, ये प्रोड्यूसर नहीं है, तनु नहीं है, ठीक है, हम सारे प्रोड्यूसर हैं, हम सब ने मिलके कहते एक हो गए। हो सकता है कि हम सबका गाय भैंस है, हो सकता है कि हम सब लोग कुछ उगाते हैं, टमाटर उगाते हैं हम सब, ठीक है, और तनु है जी कहते वो है आपकी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है ये, तो हम सब एक हो जाएंगे और मिलके इनको बेचेंगे किसी ना किसी प्रोड्यूसर को, ठीक है ना। यूनाइट्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स फॉर प्रोडक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, और सम अदर एक्टिविटी नीडेड बाय द मेंबर्स सच एज प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, सप्लाई, ठीक है ना। आपका मेन यही होगा, कहते हैं कि जिसको डिमांड है उसकी डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं जी हम सब मिलके। इसका बेस्ट एग्जांपल है गुजरात मिल्क कोऑपरेटिव, और यहां मैं अमूल की बात नहीं कर रहा, अमूल के अलावा भी वहां पे बहुत है, ठीक है ना। तो फिर कहते हैं गुजरात के मिल्क कोऑपरेटिव एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। कहते हैं वो सब लोग क्योंकि जब मिलके बेचते हो ना तो बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। तनु अगर मेरे पास आए खरीदने के लिए तो तनु मेरे को बोल सकती है कि जी मजा नहीं आ रहा इस रेट पे, ये लो 10% लेस लो। हो सकता है कि कहते हैं वो ज्यादा डिस्परेट है, आपको 20% लेस दे दिया। हो सकता है कि कहते हैं आपको 8% लेस दिया। हो सकता है इनको बोला कि यार तू भी 6% लेस ही ले, वो ज्यादा डिस्परेट लगी, उनको बोल दिया कि तुम तो 35% लेस लो। समझो, तो फिर इंडिविजुअली जब डील करोगे तो वो तो शक्ल सूरत देख के फिर होता है, लेकिन जब सब एक हो जाते हैं तो फिर उस टाइम पे बार्गेनिंग पावर हमारी बढ़ जाएगी। हम सब बोल देंगे कि नहीं जी x + 15% तो चाहिए ही चाहिए, इतने में तो इसके बिना तो काम ही नहीं। एक्स हमारा ये मार्केट रेट है पर हमारी क्वालिटी बेटर है, तो जी x + 15% बनता है हमारा। हमसे नहीं खरीदोगे तो कहां से खरीदोगे, समझो। तो फिर यहाँ पे तनु, तो यहाँ पे अपर हैंड हमारा है। तनु को भी पता है कि अगर इनसे नहीं खरीदा मैंने तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे दूसरे कहीं डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ जाएगा, और वहां पे पता नहीं क्वालिटी कैसी होगी, मुझे असेस करना पड़ेगा, उनके साथ कहते बातचीत बनानी पड़ेगी, क्या पता वो अपनी बात से मुकर ना जाए, भरोसे वाली बात आ जाती है ना। तो यहाँ पे फिर ये हो गया। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक है जी, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपकी लिंकेज की, ठीक है। जब कहते हैं हम कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं, कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं और हमारे यहां पे प्रोसेसिंग या फिर, ठीक है, देखो एक मिनट, देखो यहां पे हम लोग अगर कहते, ये क्या लिखा है यार, क्या लिखा है ये बकवास, ठीक है छोड़। मैं कहता कि जैसे जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, और ये हमारे प्रोसेसिंग वाले हैं, इनके बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लिंकेज की। लिंकेज इन द सेंस कि भाई कहते तनु है, कहते इन्हें ये प्रोसेसिंग संभाल रही है, ये सब चला रही हैं, तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जी जाके आइडेंटिफाई कैसे करें, कहते मिले कैसे, कहते हमारे बीच में लिंकेज कैसे डेवलप हो। क्या कोई पोर्टल आप चला रही हो जिसमें कहते हैं मैं आके रजिस्टर कर सकता हूं और फिर आपको कोई बंदा आके देख लेगा मेरे यहाँ पे, है ना। कहते जैसे मान लो कहते विपुल कुछ उगा रहे हैं, तो फिर कहते विपुल और आप कनेक्ट कैसे हो गए। चलो एक तरीका जनरली क्या होता है कि आपकी एक टीम गई सर्वे करने के लिए गांव खेत में एक एरिया में, और वहां पे आपने सुना था कि जी यहाँ बढ़िया प्रोडक्शन होती है, और वहां पे आपको विपुल टकरा गए और देखा कि विपुल जी ये तो 100 बीघे में कर रहे हैं, या फिर मान लो इनका कोऑपरेटिव है कोई, कहते इसके साथ कर रहे हैं 100 बीघे में पूरा, तो आपने बातचीत बना ली इनसे। लेकिन बाकी जो कोऑपरेटिव्स हैं वो कैसे कनेक्ट करें, ठीक है ना, ये एक सबसे बड़ा इशू है जब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव्स का। तो फिर इस पे कहते काफी इनोवेटिव आइडियाज हो सकते हैं। कहते जनरली इसका कुछ अब तक सब्सटैंशियल कुछ निकल के नहीं आया है, हालांकि इस लिंकेज प्रॉब्लम के लिए वो आया है ईनाम करके। ईनाम तो मंडीज को लिंक है, बट सर उससे अवेलेबिलिटी का इशू नहीं तुम समझे नहीं मेरी बात। ईनाम तो तुम्हारा मंडीज को लिंक कर रहा है ना, ताकि कहते तुम्हारा एक कहते प्राइस स्टेबलाइजेशन हो सके। कहते यहां पे हम बात कर रहे हैं कि जी आगे के 4 और तुम 2, तो तुम 6 कहते प्रोड्यूसर, एक कोऑपरेटिव है तुम्हारा, ठीक है। मान लो तुम्हारा मिल्क कहते कोऑपरेटिव ही है, ठीक है। कहते तुम लोग अपना करते हो और एक लोकल किसी बेचने वाले को देते हो, वो सप्लाई करता है, ठीक है, दूधिया तुम्हारा बेचता है। अब बात ऐसी है कि कहते तुम लोग, मैं प्रोसेसिंग वाला हूँ, ठीक है, मैं अमूल वाला हूँ या फिर कोई प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मुझसे तुम कैसे जुड़ोगे, तुम्हें पता कैसे चलेगा मेरे बारे में, या मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता चलेगा, समझ रहे हो। तो ये एक लिंकेज प्रॉब्लम है। तो लिंकेज प्रॉब्लम को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, इस पे कुछ मैंने बोला सब्सटैंशियल इतना कुछ निकल के नहीं आया, कुछ इनिशिएटिव्स जो भी निकले वो प्राइवेट कैपेसिटी में निकले, सॉरी। इसका लेकिन मेन कह सकते हैं कि सोल्यूशन इसका यही है कि जी फार्मर्स में अवेयरनेस हो जाए, ठीक है, वो खुद ही सीक आउट करना स्टार्ट करें, खुद ही बात करना स्टार्ट करें। एज यू कैन सी, 2 सेकंड सर,
एज यू कैन सी जी, बिग फार्मर्स डोमिनेट इन द सेक्टर। जब हम कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं तो फिर इसमें ज़्यादातर बड़े फार्मर्स ही आते हैं। जैसे कहते हैं डेयरी में अगर हम लोग बात करें तो डेयरी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कहते सुनने में लगता है कि जी बड़ा अच्छा है, छोटे फार्मर कर सकते हैं, लेकिन कोई जाओ गाय भैंस खरीदने तब पता चलेगा कितनी महंगी आती है, ठीक है ना। और यहाँ तो मैं एक कह रहा हूँ, खरीदो ज़्यादा 10-20 तब माने, समझ रहे हो, सस्ती नहीं आती, बहुत महंगा है। तो फिर इसमें ना अरे सीरियसली, और कहते वो जो वहाँ मैंने जो तुम्हारा कुरुक्षेत्र में वहां पे कोई मुझे बता रहा था, यहाँ पे कोई भैंस है वो 7-7.5 लाख की। मैंने कहा बाप रे बाप, इतनी महंगी। मैंने कहा इसका दूध होगा यार कुछ अच्छा ही होगा, है ना। तो यार अब इसमें भी काला बाजारी बहुत ज्यादा चल रहा है। ये तो मुझे नहीं पता कि भैंसों में भी काला बाजारी होती है। मीट मार्केट की तो बात नहीं कर रहे हो? अच्छा चलो ठीक। जो चोरी वोरी करी हुई, अच्छा चोरी वाली। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, अगर इसे खत्म करते हैं फिर ब्रेक ही ले रहे हैं 2 सेकंड का, है ना। और जी दिस इज हाईली कमर्शियलाइज्ड, जैसा मैंने आपको बोला कि दिस इज अ वेरी कमर्शियलाइज्ड पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना। एंड हेंस दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड, ठीक है ना। दिस इज कमर्शियलाइज्ड, 2 मिनट बस। दिस इज वेरी कमर्शियलाइज्ड कहते हैं, एंड हेंस वेरी प्रॉफिटेबल, एंड कहते दिस इज व्हाई वी से दिस इज गुड। कहते हम लोग इनकरेज करना चाहते हैं अपने फार्मर्स को, कहते अपने प्राइमरी सेक्टर के लोगों को कि जी आप इसमें एंगेज करो, ठीक है ना।